ओके, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स हमको पढ़ने, इंपॉर्टेंट पार्ट्स विल स्टडी वन बाय वन। ओके, उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का पहले मतलब समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, एब्सेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, या इसको बोलेंगे नेट फोर्स बिकम इक्वल टू जीरो। या कोई सिस्टम है उस पर नेट फोर्स अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और या बोलेंगे हम लोग एब्सेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, या हम लोग बोलेंगे नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। ओके, नेट फोर्स इक्वल टू हम लोग जीरो बोलेंगे। या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन, इसी को हम लोग बोल देते हैं इक्विलिब्रियम। बराबर, स्टेबल कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं इक्विलिब्रियम। बस ये इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स होते हैं। इक्विलिब्रियम का दो टाइप्स होता है। अब वो दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं विल स्टडी। देखो, दो टाइप्स होते हैं। उसमें से फर्स्ट टाइप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम। बराबर, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसके लिए मैं आपको तीन एग्जांपल देता हूँ। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के तीन और डायनामिक के तीन। हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में फर्स्ट केस ले लेंगे। फर्स्ट केस, इसमें से मैं एक ब्लॉक यहाँ पे रख रहा हूँ। ऐसा ब्लॉक, वुडन ब्लॉक है। इस वुडन ब्लॉक के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और राइट में मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब लॉजिक सी बात है, अगर मैंने लेफ्ट में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये वुडन ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड में 10 न्यूटन फोर्स की वजह से मूव करेगा। इसका मतलब अब ये फिलहाल वुडन ब्लॉक क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन इक्विलिब्रियम होने के लिए हमको क्या चाहिए, स्टेबल कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए, स्टेबल कंडीशन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से वुडन ब्लॉक को यहाँ पर रख दूंगा। वुडन ब्लॉक को यहाँ पर रख दूंगा और उसके राइट हैंड साइड में मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। या राइट हैंड साइड का फोर्स चेक कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड में मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और उल्टा किया, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तब भी ये ब्लॉक क्या है, अनस्टेबल है। तब भी ब्लॉक क्या है, अनस्टेबल। ये राइट में मूव करेगा। और लास्ट का केस मैं आपको बताता हूँ। लास्ट का केस मैं आपको बताता हूँ। अब इस वुडन ब्लॉक में जो है ना, अब इस वुडन ब्लॉक में राइट हैंड साइड में मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब देखो, अब ये वुडन ब्लॉक क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि अब इस वुडन ब्लॉक पर जो भी नेट फोर्स हो रहा है वो नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रहा है। नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। उस केस में ये वुडन ब्लॉक क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीटली स्टेबल हो चुका है। तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम लोग बोल देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ने वाले। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे कंटेनर कंसिडर करूंगा जहां पे लिक्विड भरा है और उस लिक्विड का कुछ तो हाइट होगा h। और यहाँ पे लिक्विड जो आ रहा है वो कुछ पाइप से आ रहा है और यहाँ पे जो लिक्विड गिर रहा है उसका फ्लो है 5 लीटर पर सेकंड का। 5 लीटर पर सेकंड का फ्लो से लिक्विड जा रहा है नीचे। और जो आउटलेट है वो जा रहा है 10 लीटर पर सेकंड से। आउटलेट जा रहा है 10 लीटर पर सेकंड से
और इनलेट, अब इसको मैं बोलूंगा इनलेट और ये हुआ आउटलेट, बराबर, इनलेट और आउटलेट। अब इस केस में देखोगे तो आउटलेट का फ्लो ज़्यादा है और इनलेट का फ्लो कम है, तो इसका मतलब इस टैंक में जो पानी है उसका हाइट क्या होगा, हाइट डिक्रीजेस, हाइट तो डिक्रीज होती जाएगी ना पानी का, करेक्ट है। अगर सेकंड केस देखूंगा मैं, सेकंड केस देखूंगा तो उसमें फिर से एक टैंक निकालूंगा और उसमें मैं दिखाऊंगा इनलेट, समझ लो इनलेट है 10 लीटर पर सेकंड का, इनलेट है 10 लीटर पर सेकंड का, और जो आउटलेट है वो है 5 लीटर पर सेकंड का। अब इसमें टैंक में जो पानी का हाइट है वो क्या होगा, हाइट अब बढ़ते रहेगा, हाइट बढ़ते रहेगा, इंक्रीजेस, क्योंकि इनलेट का फ्लो ज़्यादा है, आउटलेट का फ्लो कम है, करेक्ट है। इनलेट का फ्लो ज़्यादा है, आउटलेट का फ्लो कम है। इसका मतलब यहाँ पे जो हाइट है अनस्टेबल है पहले केस में, और दूसरे केस में भी हाइट क्या है, यहाँ पे अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। लेकिन लेकिन अगर मैं थर्ड केस ले लूँ तो थर्ड केस में मैंने अगर इनलेट दिखाया और आउटलेट दिखाया, थर्ड केस में समझ लो इनलेट दिखाया मैंने, यहाँ पे पानी जो गिर रहा है वो दिखाया मैंने 5 लीटर पर सेकंड, और समझ लो आउटलेट भी दिखाया 5 लीटर पर सेकंड, बराबर। इनलेट दिखाया 5 लीटर पर सेकंड, आउटलेट भी दिखाया 5 लीटर पर सेकंड। अब बताओ इस केस में इनलेट और आउटलेट अगर सेम हो गया तो इसका मतलब हाइट बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा, इसका मतलब हाइट बिकम्स कांस्टेंट, यानी हाइट बिकम्स क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। अब आगे नहीं है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, आगे ना हाइट कुछ तो स्टेबल हो जाना चाहिए, तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कुछ स्टेबल होना चाहिए और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन पहले वाला जो इक्विलिब्रियम हमने वुडन ब्लॉक का देखा, ये वाला और ये वाला, दोनों में डिफरेंस है। वो क्या है कि वुडन ब्लॉक एब्सोल्युटली कुछ भी मूव नहीं कर रहा है, कुछ भी मोशन नहीं है, तब उसको हम लोग स्टेबल बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो मोशन चल रहा है, कैसे चल रहा है मोशन, देखो यहाँ पे तो पानी आ रहा है और यहाँ से पानी बाहर जा रहा है, यानी कुछ तो मोशन हो रहा है, एवरीथिंग इज इन द मोशन। पर मोशन होने के बावजूद भी हमको लग रहा है कि हाइट चेंज नहीं हो रही, हमको लग रहा है कि स्टेबिलिटी आ चुकी है। तो इसका मतलब मोशन चालू रहने के बाद भी अगर हमको फील हो रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही, तो उसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसको हम लोग बोल देते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, करेक्ट है। मोशन आने के बाद भी अगर हमको फील हो रहा है कि स्टेबिलिटी है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बस ये वाला केस होता है। और दूसरी चीज यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या है, कोई भी इक्विलिब्रियम आने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती है, वो इक्विलिब्रियम आने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, कि वो होती है टू, देयर मस्ट बी टू अपोजिंग टेंडेंसीज, there must be two opposing tendencies, there must be two opposing tendencies। अगर दो opposing tendencies होगी तभी इक्विलिब्रियम आएगा। जैसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के पहले वाले केस में देखो आप, राइट में 5 न्यूटन था, लेफ्ट में 5 न्यूटन था, तो ये दोनों भी फोर्स एक दूसरे को अपोज कर रहा है। अब यहाँ पे देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम केस में ये वाला इनलेट और आउटलेट दोनों का इफेक्ट अलग अलग है, दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है। यानी इनलेट क्या कर रहा है, हेड को बढ़ा रहा है, आउटलेट क्या कर रहा है, हेड को कम कर रहा है। तो दो ऑपोजिट टेंडेंसीज होगी, दो ऑपोजिट टेंडेंसी, लेकिन वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें बेटर मैं ये लिखूंगा कि देयर मस्ट बी टू इक्वल ऑपोजिंग टेंडेंसीज, देयर मस्ट बी टू इक्वल ऑपोजिंग टेंडेंसीज, देन एंड देन ओनली यू कैन अचीव द इक्विलिब्रियम। यार दो अपोजिंग टेंडेंसी बोलो या दो अपोजिंग फोर्सेस बोलो, अगर ये होगा तब ही जाके आप इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हो। तो ये स्टार्टिंग का पार्ट है, स्टार्टिंग का पार्ट है। अच्छे से देख लो, उसका स्क्रीनशॉट निकालो
और मैं भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल के रख देता हूँ। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम का पार्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग क्या पढ़ेंगे देखते हैं। अब अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर केमिकल रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। बस उतना सा पार्ट है। अब उसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे देख लेते हैं। अब केमिकल इक्विलिब्रियम यानी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आने से पहले हमको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। देखो हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, बराबर। हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो अपने सिलेबस के लिए दो टाइप के रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एक को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शंस, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, बराबर। हम इन दोनों में डिफरेंस क्या देखो। तो जनरली क्या होता है कि जो रिएक्शन रिवर्स ही नहीं हो पाती उसको बोलते हैं हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शंस। The reactions which cannot be reversed, which cannot be reversed, called irreversible reaction। मैं आपको इसको एग्जांपल दे देता हूँ। irreversible reactions जैसे मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल दे दूँ, अगर कोई एसिड बेस का रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन है आपके पास, तो उससे बन जाता है NaCl प्लस वाटर। तो मुझको बताओ इसको रिवर्स करके दिखाओ, NaCl प्लस वाटर से फिर से एसिड और बेस बना के दिखाओ। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। द रिएक्शंस which can be reversed, which can be reversed, which can be reversed, called reversible reactions, called reversible reactions, reactions which can be reversed called reversible reactions, बराबर। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है N2O4 गिव राइज टू 2NO2। N2O4 गैस होता है, गिव राइज टू 2NO2, है ना। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो फॉरवर्ड एरो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसे फिश हुक जैसे हमने यहाँ पे एरो यूज किया, है ना। तो नीचे में बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, रिएक्शंस होती है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो किया जाता है सिंगल एरो से, शोन बाय या रिप्रेजेंटेड बाय। इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय, irreversible reactions are represented by single arrow, represented by single arrow, represented by single arrow. Reversible reactions are represented by double arrow, इसको डबल एरो बोलते हैं, डबल एरो। और फिश हुक जैसे, जस्ट लाइक ए फिश हुक, इसको हम लोग ऐसे बोल देंगे फिश हुक, जस्ट लाइक फिश हुक, ओके। थर्ड पॉइंट, जनरली irreversible reactions are fast reactions and reversible reactions are slow reactions। तो आप इससे आसानी से एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो कि irreversible reactions फास्ट रिएक्शंस क्यों है और रिवर्सिबल रिएक्शन स्लो रिएक्शंस क्यों है। देखो irreversible रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाती है, तो लॉजिक सी बात है, एक ही डायरेक्शन में जाना ना फास्ट हो जाना। लेकिन
रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है कि दोनों डायरेक्शन में जाती है, तो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन में दो ऑपोजिंग टेंडेंसीज काम कर रही है। दो ऑपोजिंग टेंडेंसीज का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन को कौन कम करता है, बैकवर्ड रिएक्शन, और बैकवर्ड को कौन कम कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे को अपोज कर रही है, उसकी वजह से रिएक्शन स्लो हो जाती है। अगर फॉर इंस्टेंट अगर मान के चलो कि रिएक्शन ये वाला अभी रिएक्शन जो है N2O4 2 N2 ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट है, लेकिन थोड़ी देर में बैकवर्ड डायरेक्शन आना शुरू हो जाता है जो फॉरवर्ड को कम करना शुरू कर देता है, तो फॉरवर्ड का स्पीड कम हो जाता है। इसलिए जनरली रिवर्सिबल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लो रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लो रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसको थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए आसान तरीका बताऊं कि देखो एक पत्थर जो है एक सिंगल डायरेक्शन में नीचे आ रहा है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये फास्ट आएगा, सिंगल डायरेक्शन में आएगा तो फास्ट आएगा। लेकिन अगर बीच में मैंने अगर कहीं यहाँ पे इसको ऑपोजिट फोर्स लगाया तो ये स्लो हो जाएगा ना, फिर आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये स्लो हो जाएगा। इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शंस आर स्लो इन नेचर एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर फास्ट इन नेचर। फास्ट इन नेचर। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन always goes for completion, always goes for completion, always goes for completion, and reversible reaction never goes for completion, never goes for completion, never goes for completion। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन के लिए नहीं रहते। अब कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, देखो कंप्लीशन का मतलब ये होता है, कंप्लीशन का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाए और उनका कन्वर्जन हो जाए प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं कंप्लीशन। यानी रिएक्टेंट अगर पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाए और उसका कन्वर्जन हो जाए प्रोडक्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शंस ऑलवेज गोज फॉर कंप्लीशन। ओके, क्योंकि अब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीशन के लिए जाती नहीं। क्यों नहीं जाती कंप्लीशन के लिए, अगर सोच के देखो आप, मैंने अगर यहाँ पे लिखा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पहले रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनेगा फिर से प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बनेगा। इसका मतलब रिएक्शन कभी कंप्लीशन के लिए जा नहीं सकता। कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाना। लेकिन यहाँ पे अब सोच के देखो, रिएक्टेंट का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन से तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में जाएंगे तो प्रोडक्ट का, बैकवर्ड रिएक्शन में जाएंगे तो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बनना शुरू कर जाएगा। तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन के लिए नहीं जाती। बस ये 4 पॉइंट्स है जिसमें आप इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शंस का आप डिफरेंस देख सकते हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल कौन कौन से, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, या आप दूसरा एग्जांपल देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है, एक बार प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया तो वापस वो फिर से रिएक्टेंट बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है। तो बहुत सारे एग्जांपल आप इरिवर्सिबल के बता सकते हो। इरिवर्सिबल का और एक एग्जांपल होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, और एग्जांपल इसका होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। करेक्ट है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इरिवर्सिबल होती है और थोड़े बहुत रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल नेचर को शो कर देती है। बस ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। चलो, नाउ वी अंडरस्टूड द और एक पांचवा पॉइंट मैं आपको इन दोनों के बीच का बता सकता हूं कि इक्विलिब्रियम के बारे में। तो देखो, मैंने अभी आपको फर्स्ट केस में क्या बताया था कि इक्विलिब्रियम आने की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि टू ऑपोजिंग टेंडेंसी, इक्वल ऑपोजिंग टेंडेंसी होनी चाहिए, तब जाके हम लोग इक्विलिब्रियम को ला सकते हैं। तो वो जो ऑपोजिंग टेंडेंसीज है, दो ऑपोजिंग टेंडेंसीज, वो आपको रिवर्सिबल रिएक्शन में दिखेगा। इरिवर्सिबल रिएक्शन में भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। वो कहां पर है मैं आपको समझाता हूं। देखो, फिफ्थ पॉइंट दोनों के बीच का लिखता हूं। फिफ्थ पॉइंट,
In irreversible reaction, in irreversible reaction, equilibrium is achieved. Equilibrium is achieved only after completion of reaction. Only after completion of reaction. यानी समझ लो कुछ रिएक्टेंट है मेरे पास और रिएक्टेंट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में. जब वो रिएक्टेंट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में और रिएक्शन रुक जाएगी तब इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको. आफ्टर स्टॉपिंग ऑफ रिएक्शन तब उसको इक्विलिब्रियम बोल देते हैं. लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे? देखो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, दो ऑपोजिंग टेंडेंसीज होती है. एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होता है बैकवर्ड रिएक्शन. तो व्हेन, अब देखो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का प्रोडक्ट हो रहा है, और इसको बोलेंगे हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट का रिएक्टेंट हो रहा है. बराबर, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट हो रहा है. तो इसमें एक चीज हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन रेट एंड स्पीड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction. यानी दो ऑपोजिट टेंडेंसीज का रेट यानी स्पीड इक्वल हो जाना, इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. तो जनरली केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में वी आर मोस्टली डीलिंग विद द ओनली डीलिंग विद द रिवर्सिबल रिएक्शंस, क्योंकि इसमें ही इक्विलिब्रियम थोड़ा एक्सप्रेस करना बहुत आसान हो जाता है. ये वाला हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते. बराबर, और इसी को हम लोग बोल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम. जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज नोन एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम. तो ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो इसको हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ वी आर मोस्टली डीलिंग विद द रिवर्सिबल रिएक्शन. ओके, तो अब इसमें से क्या पढ़ेंगे देखो. तो अब हम लोग आएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के मेन पार्ट के लिए. ठीक है, मेन पार्ट के लिए आएंगे. अब वो मेन पार्ट के लिए आने के बाद क्या होगा देखो. नाउ वी आर गोइंग टू कम टू मेन पार्ट ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम. अब क्या है मैं आपको समझाता हूं. देखो तो उसके लिए समझ लो कोई मैं रिएक्शन कर रहा हूं A प्लस बी यहाँ पे रिएक्टेंट है और C प्लस डी यहाँ पे प्रोडक्ट्स है. या फॉर सिंप्लिसिटी व्हाट आई कैन डू, आई विल ओनली से दैट रिएक्टेंट R इज देयर एंड प्रोडक्ट P इज देयर. ओके, दिस इज द रिएक्शन. एंड सपोज केमिकल लाने के लिए हमको इरिवर्सिबल चाहिए तो इरिवर्सिबल लिख रहा हूं. करेक्ट है. ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा पार्ट अपने के लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग देखेंगे. देखो इसमें हम लोग अब ग्राफिकली पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम. रेट एंड स्पीड, इसका मतलब ध्यान से सुनना, रेट का मतलब होता है स्पीड. बराबर, यहाँ पे रेट का मतलब होता है स्पीड, ये ध्यान रखना आप लोग. सो हियर द मीनिंग ऑफ रेट इज नथिंग बट द स्पीड. तो मुझको बताओ, अगर मैंने टाइम t इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया, 0 सेकंड, इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकंड, तब हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होंगे
प्रोडक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि अभी मैंने फिलहाल रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया। टाइम t इक्वल टू 0 का सेकंड का मतलब फिलहाल आई हैव स्टार्टेड अ रिएक्शन। तो इनिशियली लॉजिक से बात है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन से पहले प्रोडक्ट को फॉर्म होने दो, और फिर एक बार प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो बैकवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा, स्टार्टिंग में आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। जब मैं टाइम t इक्वल टू 0 बोल दूंगा तो स्टार्टिंग में आई हैव ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा, और प्रोडक्ट मिलने के बाद बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग टाइम t इक्वल टू 0 पर मैं दिखा सकता हूँ कि आई हैव ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन, देयर इज नो बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, आई हैव ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन, देयर इज नो बैकवर्ड रिएक्शन। तो स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट यानी स्पीड ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन अपना 0 हो जाएगा। मैं थोड़ा कलर इंडिकेशन अलग अलग यूज कर लेता हूँ। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0 होगा स्टार्टिंग में। देखो स्टार्टिंग में कौन होगा कौन नहीं होगा मैं आपको समझा दूं। देखो स्टार्टिंग में जब मैं टाइम t इक्वल टू 0 बोल रहा था, तब सिर्फ रिएक्टेंट्स हमारे पास होंगे, फिलहाल हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। तो स्टार्टिंग में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनने के बाद बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो इनिशियली स्टार्टिंग में बैकवर्ड रिएक्शन का रेट 0 होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होंगे ही नहीं ना इनिशियली। तो टाइम t इक्वल 0 का मतलब इनिशियल कंडीशंस, टाइम t इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, इनिशियल कंडीशंस। तो इनिशियली वे हैव ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन, initial we have only forward reactions and there is no backward reaction। तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इनिशियल ज़्यादा होगा स्पीड, और बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड इनिशियली क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होते जाएगा, कम होगा, यानी स्पीड, फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड क्यों कम हो रहा है, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है, और टाइम बढ़ेगा वैसे से बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों भी रेट इक्वल हो जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों भी रेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों भी रेट इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद ये दोनों भी रेट इक्वल हो जाएंगे। तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम टाइम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इक्विलिब्रियम टाइम। क्योंकि इक्विलिब्रियम टाइम पर क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम टाइम का मतलब होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये इक्विलिब्रियम टाइम का मतलब होता है। बराबर है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बस इसी को हम लोग बोल देते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो दिस पॉइंट इज नोन एज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया, और इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को अगर देखेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे दिख रहा है डायनामिक इन नेचर, डायनामिक इन नेचर, डायनामिक नेचर। क्यों डायनामिक इन नेचर बोल रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन तो चालू है, रिएक्शन तो रुकी नहीं है। देखो मैंने अगर बोला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से हम लोग जाएंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, और बैकवर्ड से जाएंगे तो रिएक्टेंट मिलेगा, लेकिन ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चालू है, बंद नहीं है। जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जा रही है और रिएक्शन बैकवर्ड में भी जा रही है, कंटिन्यू चलता रहता है, रुकता नहीं रिएक्शन, कहीं भी नहीं रुका। इसका मतलब ये केमिकल डायनेमिक नेचर होता है। जैसे हमने इनिशियली पढ़ा था डायनेमिक केस में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पानी का फ्लो चालू है, बंद नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हाइट कांस्टेंट हो चुकी है, हाइट में चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है
इसका मतलब यहां पे भी रिएक्शन कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। रिएक्शन इज डायनेमिक नेचर का मतलब क्या होता है कि यहां पे मतलब ये निकल के आ रहा है कि रिएक्शन इज गोइंग ऑन but still we are getting a equilibrium, 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 known as dynamic equilibrium, known as dynamic equilibrium। यानी इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कैसे करेंगे, विजुअलाइज ऐसे करेंगे, देखो एक मेरे पास ऐसे दो फ्लोर है, बिल्डिंग के दो फ्लोर है, फ्लोर नंबर 1 और फ्लोर नंबर 2। अब फ्लोर नंबर 1 पर 3 लोग हैं, अब फ्लोर नंबर 2 पर 3 लोग हैं, और फ्लोर नंबर 1 पर 3 लोग हैं। समझ लो उसमें क्या हो रहा है कि ऊपर से एक आदमी नीचे के फ्लोर की तरफ आ रहा है, यानी 1 पर्सन, और नीचे के फ्लोर पर आने के लिए समझ लो उसको 5 मिनट लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 5 मिनट है, छोड़ दो ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 1 मिनट कुछ तो लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है ना, 1 मिनट लग रहा है। एक पर्सन को ऊपर से नीचे आने के लिए 1 मिनट लग रहा है, और नीचे के पर्सन को नीचे से ऊपर जाने के लिए भी 1 मिनट लग रहा है, यानी 1 पर्सन पर 1 मिनट, 1 पर्सन पर 1 मिनट लग रहा है। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आने का रेट और नीचे से ऊपर जाने का रेट दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल होंगी तो इसका मतलब अगर मैं आपको पूछूं कि नंबर ऑफ पीपल ऑन बोथ द फ्लोर एट एनी टाइम टी कितने रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे ना, चेंज ही नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर से एक आदमी अगर नीचे आ गया तो यहाँ पे 2 आदमी बचे, लेकिन आप बोल रहे हो कि नीचे से एक आदमी ऊपर आ रहा है, तो टोटल लोगों का काउंट कितना होगा? ऊपर के फ्लोर पर 3 होगा। उल्टा सोच के देखो, नीचे से एक आदमी ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे 2 बचेंगे लोग, लेकिन ऊपर से एक आदमी आ रहा है नीचे, तो टोटल काउंट 3 बनेगा। तो इसमें भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होने की वजह से नंबर ऑफ पीपल ऑन द बोथ द फ्लोर रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ पीपल बोथ द फ्लोर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन रिमेन्स कांस्टेंट होने की वजह से हमको लग रहा है कि नंबर ऑफ पीपल दोनों भी फ्लोर पर सेम ही है, तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, इसका मतलब स्टेबिलिटी दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम दिख रहा है। लेकिन इक्विलिब्रियम होने के बावजूद भी लोगों का आना जाना चालू है ना, तो ये वाला भी एग्जांपल किस केस में आता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आता है। ये वाला भी एग्जांपल किस केस में आता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम के केस में आता है। ये वाला एग्जांपल किस केस में आता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का होता है, क्योंकि यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम दिख रहा है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल ऑन बोथ द फ्लोर रिमेन्स कांस्टेंट। बराबर। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो वही सेम चीज यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम में भी चल जाती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की सबसे फॉरमोस्ट कंडीशन है, फॉरमोस्ट कंडीशन, otherwise the chemical equilibrium is not possible. That foremost condition is that the rate of forward reaction must be equal to rate of backward reaction. This is called as the foremost condition. Otherwise the chemical equilibrium is not possible. Otherwise the chemical equilibrium is not possible. That you have to remember. ठीक है। Now हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम लाने के लिए, अब केमिकल इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमको एक इंपॉर्टेंट टर्म की जरूरत होती है। देखो केमिकल लाने के लिए तो रिवर्सिबल रिएक्शन की जरूरत है, लेकिन उसमें से एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो कौन सी है मैं आपको बता। देखो हम लोग समझ लो कि रिएक्शन कर रहे हैं कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो यहाँ पे रिएक्टेंट जो बन रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है, तो उनका कुछ तो अमाउंट होगा। तो उस अमाउंट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट।
ठीक है। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं कि यहाँ पे मान के चलो मेरे पास एक N2O4 या एक सिंपल रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, समझ लो। CH3COH एक्वियस पानी में डाला है मैंने, एसिडिक एसिड को पानी में डाला है, इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। तो वो खुद को एसिडिक एसिड ब्रेक करता है दो आयंस में, CH3CO माइनस ऐसे करके और प्लस H प्लस, ऐसे दो आयंस में वो खुद को ब्रेक कर देता है। इसको हम लोग बोल देते हैं एसिटेट आयन, और ये अपना H प्लस आयन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, करेक्ट है। अब देखो ये भी एक्वियस है पानी में और ये भी एक्वियस है पानी में, लेकिन एसिडिक एसिड का पानी में आपने कितना अमाउंट ले लिया वो कैसे लिखोगे आप? समझ लो मेरे पास एक वाटर, यहाँ पे वाटर है और उसमें मैंने डाला है एसिडिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिडिक एसिड मैंने यहाँ पे डाला एंड दिस इज अ वाटर, बराबर, दिस इज अ वाटर एंड यहाँ पे हमने एसिडिक एसिड डाला। तो एसिडिक एसिड आपने कितना ले लिया उसको कुछ तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा ना, तो वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बाय यूजिंग वन टर्म दैट इज नोन एज अ मोलरिटी, दैट इज नोन एज मोलरिटी। वो मैं सब बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री के कुछ पार्ट में फिलहाल हमारे बच्चे वो उसमें हमको होते पर उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर एक टर्म होता है, उससे हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं। तो आपको स्कूल से पता होगा सोल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कम होता है वो सोल्यूट, जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ऐसे, और या जो डिजोल्व होता है वो सोल्यूट और जो डिजोल्व करता है वो सॉल्वेंट। तो यहाँ पे पानी सॉल्वेंट है और एसिडिक एसिड सोल्यूट है। तो आपने एसिडिक एसिड के कितने नंबर ऑफ मोल्स ले लिए इन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कितने अपने मोल्स ऑफ सोल्यूट डाले उसको बोलते हैं मोलरिटी, है ना। तो मोल्स को कैसे निकालना है हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, मोल्स को कैसे निकालते हैं। तो मोल्स का शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, देखो समझ लो। मोल्स का एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको समझाता हूँ, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय उसका मोलर मास। ये मोल्स का निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये 12th तक केमिस्ट्री में भूलना मत, इसको याद रखना आप लोग। गिवन मास पर मोलर मास समझ लो। यहाँ पे इस केस में मैंने एसिडिक एसिड समझ ले लिया कुछ तो 30 ग्राम, 30 ग्राम ले लिया। तो बच्चों याद रखना, तो यहाँ पे समझ लो मैं मोल्स निकालना चाहता हूँ एसिडिक एसिड का, एसिडिक एसिड का मोल्स निकालना चाहता हूँ। तो कैसे निकाल सकता हूँ मोल्स? मोल्स को N से शो करते हैं हम लोग, N से, N ऑफ CH3COH। कैसे निकालेंगे देखो, उसका गिवन मास कितना दिया आपको 30 ग्राम, 30 ग्राम लिखा मैंने। अब एसिडिक एसिड का आपको मोलर मास चाहिए, और मैंने आपको पिछली बार भी बढ़ा था मोलर मास सिर्फ फॉर्मूला से निकलता है, फॉर्मूला से। वो कैसे देखो, टोटल कार्बन कितने हैं 2 है, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, तो 2 × 12 प्लस ऐड करते जाओ, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, 16 × 2 प्लस 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 × 4। मोलर मास इस तरीके से बच्चों निकालते हैं हम लोग, हाँ ध्यान से सुनना, इस तरीके से मोलर मास हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे, और मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल में, किसमें होता है ग्राम पर मोल में, ध्यान से सुनना, मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल में। तो ये पूरा ऐड कर लो आप नीचे डिनोमिनेटर में, तो नीचे डिनोमिनेटर में ऐड करने से ग्राम पर 60 ग्राम पर मोल आएगा। देखो ना कितना है 24, 32, 56,
और 460 ग्राम ग्राम कट गया, तो इसका आंसर है क्या 0.5 मोल आ गया। कितना आंसर आ गया 0.5 मोल आ गया, बराबर। द आंसर इज 0.5 मोल। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मोलरिटी निकल रहा है हम लोग का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.5 मोल है। और समझ लो सॉल्यूशन का वॉल्यूम अपने ले लिया 1 लीटर का। आपने अज्यूम कर सकते हो ना 1 लीटर का वॉल्यूम है, समझ लो 1 लीटर का वॉल्यूम है, तो यू कैन अज्यूम इट इज 1 लीटर। तो 1 लीटर का मैंने वॉल्यूम ले लिया नीचे सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब मेरी सॉल्यूशन की मोलरिटी जो होगी वो 0.5 मोल्स पर लीटर होगी, 0.5 मोल्स पर लीटर होगी। तो इस केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा रिएक्शन में जितना आ रहा है उसको हम लोग हमेशा मोलरिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन, बस। और वही सेम चीज आप प्रोडक्ट के लिए भी कर सकते हो और रिएक्टेंट के लिए कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है उसको हम लोग शो करने वाले बाय यूजिंग अ मोलरिटी। और मोलरिटी का कंसेप्ट क्या होता है मैंने आपको बताया, सब बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री का। अभी हमारे पार्ट कुछ बचे हैं, तो मैंने आपको ग्रुप पर नोटिफाई किया होगा आज के लिए। तो इस तरीके से रिएक्टेंट को अमाउंट जो होता है रिएक्टेंट है प्रोडक्ट का उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें जो जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बोली आप एक ध्यान से सुन लेना और अच्छे से पढ़ लेना। मोल का फॉर्मूला रट लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। और मोलरिटी कैसे निकालना ये वाली भी फॉर्मूला याद रखना, रट लो आप यहाँ पे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और उसको यूज़ कैसे करना है मैंने आपको समझाया। अगली बार से हम लोग इसी को ही केमिकल इक्विलिब्रियम में अमाउंट को शो करने के लिए, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट को शो करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं इसको, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट को शो करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज इट। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो देखो अब हम लोग केमिकल का और अच्छे से पार्ट पढ़ लेंगे। देखो समझ लीजिए रिएक्शन में कैरी आउट कर रहा हूं, N2O4 गैस गिव राइज टू 2NO2, या आप उसको फेजेस के बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लोग। जनरली सिंपली मैं आपको ऐसे लिखा हूँ, रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समझ लो टाइम t इज इक्वल 0 पर सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। अब रिएक्टेंट का अमाउंट शो करने के लिए मैंने क्या बताया था, यू हैव टू यूज अ मोलरिटी टर्म, करेक्ट है, मोलरिटी। तो अपने मन से खुद से आप इमेजिन करो कि N2O4 समझ लो इनिशियली कुछ तो 10 मोल पर लीटर है, और NO2 अभी फिलहाल तैयार नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये टाइम 0 दिखा रहा है ना, इनिशियल कंडीशन है, टाइम 0 दिखा रहा है, इनिशियल कंडीशन है। अभी फिलहाल N2O4 तैयार नहीं हुआ है, सॉरी NO2 तैयार नहीं हुआ है। तो उसका मतलब NO2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0 मोल पर लीटर होगा, 0 मोल पर लीटर होगा, करेक्ट है। और हमको मालूम है कि कुछ टाइम t के बाद, कुछ टाइम t इक्विलिब्रियम के बाद क्या होगा, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड और बैकवर्ड का स्पीड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और मैंने बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीशन के लिए नहीं जाती, कंप्लीशन के लिए नहीं जाती। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब और एक 6th पॉइंट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीशन के लिए जा ही नहीं सकती, तो इसका मतलब बताओ, लॉजिक सोच के बताओ कि रिएक्टेंट कभी कंप्लीटली कंज्यूम हो सकते हैं क्या, नहीं। रिएक्टेंट्स आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, रिएक्टेंट्स आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड। रिएक्टेंट कभी भी कंप्लीटली कंज्यूम हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, आप बोलोगे कि सर फॉरवर्ड से तो रिएक्टेंट कम होते जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा, लेकिन बैकवर्ड से फिर से रिएक्टेंट बन रहा है ना,
तो रिएक्टेंट कभी भी कंप्लीटली कंज्यूम हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में एक सिंगल डायरेक्शन में होते तो रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड कंप्लीटली, रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड कंप्लीटली, क्योंकि सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में क्या बता रहा हूं आपको कि जो ये N2O4 का अमाउंट मैंने लिखा है 10 मोल पर लीटर, कभी भी जीरो हो ही नहीं सकता। हाँ, फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ लो कुछ तो N2O4 रिएक्ट हो गया, माइनस जो रिएक्ट हो गया निकल गया उसको माइनस लिखेंगे, 2 मोल पर लीटर उसको माइनस लिखेंगे। यानी जो रिएक्ट हो गया, जो खत्म हो गया, उसको माइनस लिखना पड़ता है हम लोग को। देखो कुछ तो रिएक्ट हो गया, -2 मोल पर लीटर। अब मुझको बताओ, आप लोग बताओ, इनिशियली समझ लो मेरे पास कितने N2O4 तो 10 था, उसमें से कितना निकल गया, 2 निकल गया। इसको ऐसे सोचो, मेरे पास 10 रुपए थे, उसमें से 2 रुपए खर्चा हो गया, तो फाइनली N2O4 कितना बचा इक्विलिब्रियम पर, 8 मोल पर लीटर बचा। फाइनली वो इक्विलिब्रियम पर बचा 8 मोल पर लीटर। फाइनली इक्विलिब्रियम पर बचा 8 मोल पर लीटर। बराबर है। ये कैसे निकल, समझा ना आपको? ये मैंने ऐसे मन से ये याद रखा है कि मन से ले ले वैल्यूज। इनिशियल 10 था, उसमें से 2 खर्चा, 10 रुपए था, उसमें से 2 रुपए खर्चा हो गया, बचा मेरे पास 8 मोल पर लीटर। अब प्रोडक्ट कितना बना ये कैसे निकालेंगे? देखो उसके लिए निकालने का एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक याद रखना आप लोग, ट्रिक याद रखना। देखो ये रिएक्शन को पहले देखो, रिएक्शन क्या बता रहा है, मेरे पास अगर एक मॉलिक्यूल होगा N2O4 का, तो उससे 2 मॉलिक्यूल NO2 के बनते हैं, उससे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं NO2 के। लेकिन मैंने खर्चा कितना किया, 2 का किया। तो ये रिएक्शन क्या बताती है, अगर 1 रुपया खर्चा किया तो 2 रुपए मिलते हैं। रिएक्शन क्या बताता है, अगर 1 रुपया खर्चा किया तो 2 रुपए मिलता है। लेकिन मैंने अगर खर्चा 2 रुपए किया तो मुझको कितने मिलेंगे, 4 रुपए मिलेंगे। तो NO2 तैयार होगा 4 मोल पर लीटर का। बस NO2 तैयार हो जाएगा 4 मोल पर लीटर का। और ये जो आपको दिख रहा है 8 मोल पर लीटर और ये 4 मोल पर लीटर, ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस है, एक बार इक्विलिब्रियम आने के बाद इनमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी एक बार समझ लो इक्विलिब्रियम हमारा आ गया, वंस द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, तो N2O4 8 मोल पर लीटर जो है और NO2 जो 4 मोल पर लीटर है, इनके नीचे लिखा है, मैंने देखा यहाँ पे NO2 के नीचे NO2 का डेटा है और N2O4 के नीचे N2O4 का डेटा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है ये चेंज नहीं होगी। ये जो वैल्यूज है ये चेंज नहीं होगी। ये चेंज नहीं क्यों होंगी मैं आपको बता दूं। देखो अभी वो जो मैंने फ्लोर वाला एग्जांपल दिया था आपको, फ्लोर वाला एग्जांपल दिया था, वो उस एग्जांपल से समझेंगे। अगर देखो नीचे वाले फ्लोर पर 3 लोग हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर भी 3 लोग हैं। नीचे वाले फ्लोर पर भी 3 लोग हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर भी 3 लोग हैं। अगर मैंने ऊपर से नीचे एक आदमी आ रहा है, उसका रेट क्या है, उसका स्पीड क्या है, 1 पर्सन पर 1 मिनट। और नीचे से भी ऊपर एक आदमी जा रहा है, उसको बोलेंगे 1 पर्सन पर 1 मिनट। 1 पर्सन पर 1 मिनट। आप मुझको बताओ, अब इस केस में अब इस केस में जो चल रहा है उसमें अगर इक्विलिब्रियम लाना है तो मुझको क्या करना पड़ेगा कि ये जो फॉरवर्ड का रेट और ये बैकवर्ड का रेट है, इनको इक्वल करना पड़ेगा। इनको इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ
1 person पर 1 मिनट, कहाँ से कहाँ तक, टॉप टू बॉटम, यानी अपर फ्लोर से टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर के फ्लोर से नीचे के फ्लोर की तरफ, इक्वल टू रेट ऑफ 1 पर्सन। अब रेट का वर्ड डाल रहे हो तो मिनट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेट का मतलब ही स्पीड होता है। तो रेट ऑफ 1 पर्सन, रेट ऑफ 1 पर्सन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि टाइम डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रेट का वर्ड का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम होता है, फिक्स टाइम, इज इक्वल टू रेट ऑफ 1 पर्सन बॉटम टू टॉप। अगर ये इक्वल हो गया, बैकवर्ड में बोल रहा हूँ, बॉटम टू टॉप, अगर ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब नंबर ऑफ पीपल ऑन बोथ द फ्लोर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पीपल ऑन बोथ फ्लोर रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ पीपल ऑन बोथ फ्लोर रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ पीपल ऑन बोथ द फ्लोर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी नंबर ऑफ पीपल यानी अमाउंट ऑफ पीपल, ऐसे बोल सकते हो आप। तो देखो हो क्या रहा है कि समझ लो ऊपर से एक आदमी नीचे आ गया, तो यहाँ पे कितने लोग बचे, 2, लेकिन उसी वक्त नीचे से एक आदमी ऊपर आया तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, 3 होंगे। नीचे के फ्लोर पर एक आदमी अगर ऊपर चला गया तो नीचे बचेंगे 2, लेकिन उसी वक्त ऊपर से आदमी नीचे ऐड हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ पीपल नीचे भी 3 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पीपल ऑन बोथ द फ्लोर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये वाला अगर आपको समझ में आ गया तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इस रिएक्शन में अगर हमको केमिकल इक्विलिब्रियम बताना है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम को इस आने के लिए, केमिकल इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या आ गया, कैसे पता लगता है हमको, उसके लिए कौन सी नेसेसरी कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया, तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे कि रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. Becomes equal to rate of backward reaction. ये तो होना चाहिए। और दूसरी चीज दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अब एक चीज देखो, गलती मत करना, देखो जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन अब यहाँ पे दिख रहा है NO4 का 8 और NO2 का 4, ये कांस्टेंट हो जाए, जैसे नंबर ऑफ पीपल ऑन बोथ द फ्लोर रिमेन्स कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा एक बार इक्विलिब्रियम आने के बाद। मैं इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, कांस्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल अगर अनइक्वल ये भी होते ना तब भी इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं हम लोग। कैसे देखो, अगर मैंने समझ लो ऊपर के फ्लोर पर 8 लोग रखे हैं, ये रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे बोला 8 लोग रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नीचे के फ्लोर पर 4 लोग रख रहा हूं, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं रेट कैसे रख रहा हूं, देखो ऊपर से एक आदमी नीचे आएगा और नीचे से एक आदमी ऊपर जाएगा हर एक मिनट में, फिर भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। कैसे आ सकता है, देखो कैसे आ सकता है, अगर ऊपर से एक आदमी नीचे आ गया तो टोटल ऊपर लोग कितने थे, 8 थे, और टोटल लोग कितने नीचे, 4 है, तो ऊपर से एक आदमी नीचे आ गया तो ऊपर लोग कितने बचे, 7। लेकिन उसी वक्त नीचे से एक आदमी ऊपर आ रहा है तो कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। अब नीचे से एक आदमी ऊपर गया तो नीचे कितने बचे, 3 बचे।
लेकिन उसी वक्त ऊपर से एक आदमी नीचे आ रहा है, तो टोटल लोग कितने हो गए? 4। तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस एंड रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस इक्वल हो जाने की वजह से नंबर ऑफ पीपल ऑन बोथ द फ्लोर रिमेन्स कांस्टेंट। तो पहले फ्लोर पर 8 लोग रहेंगे, दिखेंगे हमेशा आपको, और नीचे के फ्लोर पर 4 लोग हमेशा दिखेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पीपल ऑन बोथ द फ्लोर रिमेन्स कांस्टेंट। तो वही चीज यहाँ पे रिएक्शन भी हो रही कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। आई एम नॉट सेइंग इट इज इक्वल, ये अनइक्वल भी हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मैंने अनइक्वल लिखा ना यहाँ पे 8 लोग और 4 लोग, लेकिन इक्वल क्या होना जरूरी है? रेट इक्वल होना जरूरी है, नॉट कॉन्सेंट्रेशन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन है रेट को इक्वल करना, नॉट कॉन्सेंट्रेशन। रिमेंबर दिस पार्ट दैट फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम द रेट मस्ट बी कांस्टेंट, इक्वल। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल भी हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में इक्वल नहीं बोल रहा हूं मैं, कांस्टेंट बोल रहा हूं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये बोल रहा हूं मैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो केमिकल इक्विलिब्रियम दो चीजों से पता लगता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तब भी उसको बोला जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, या सबसे आसान है नेसेसरी कंडीशन, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया तो उसको हम लोग बोल देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो दिस इज द टुडेस पार्ट। तो आज के पार्ट पर मैं होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? गिव डिफरेंस बिटवीन irreversible and reversible reaction. Give difference between irreversible and reversible reaction. Is chemical equilibrium dynamic in nature and why? Okay. Give two conditions representing a chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम, ऐसी कौन सी दो कंडीशन है जो केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है? वो कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो ये वाली दो कंडीशंस, ये लिखना है आपको। और जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है कि इस केमिकल डायनामिक नेचर, हाँ केमिकल डायनामिक नेचर है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आने के बाद भी रिएक्शन चालू रहती है, इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर बोल देते हैं हम लोग इसको। ओके, उसके बाद हमने जो बीच का पार्ट पढ़ा था, हाँ ये मोलरिटी क्या होता है इसका फॉर्मूला लिखो। राइट फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, राइट फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी एंड गिव इट्स यूनिट। और एक चीज, अभी हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, तो एक काम करो आप, मैंने ये बीच में नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया, एक काम करो आप सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के और एक चैप्टर में बाकी है आपका, तो उसके लिए आप लगभग 15 पेजेस छोड़ दो। उसके बाद सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बाद 15 पेजेस छोड़ दो, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो आप चैप्टर कंटिन्यू करने वाले। और बीच में मैंने केमिकल का पार्ट भी स्टार्ट किया, केमिकल अलग से आप स्टार्ट करो और 15 पेजेस को छोड़ दो सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लिए, उसके बाद केमिकल में आप स्टार्ट कर देना। सो दिस इज आवर टुडेज होमवर्क। थैंक यू सो मच।